जूरिस क्रैक की इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट को डील करेंगे। सेक्शन 14 कहता है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, पहला चीज़, और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। ये तीन चीज़ों को सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट डील करता है। इसके जूरिस क्रैक पे इसके बेयर एक्ट को और इसके इलस्ट्रेशन को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। नेग्लिजेंस जब होता है किसी से तो ये क्या है? उसकी ब्लड को ज़्यादा निकाल लिया गया, मे बी, तो नेग्लिजेंस। अब इस इमेज को समझने से पहले आप यहाँ देखिए, दिस सेक्शंस डील विद द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग। और हम लोग दोनों सब कोई जानते हैं कि फैक्ट्स कितने तरह के होते हैं। फैक्ट्स आर फिजिकल फैक्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। कि जो फैक्ट्स हम लोग कहाँ पढ़े हैं, सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट। फैक्ट्स और रिलेवेंट की दो टाइप के फैक्ट्स होते हैं, फिजिकल फैक्ट्स और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो स्टेट ऑफ बॉडी इज़ अ फिजिकल फैक्ट। क्या आपके बॉडी का हालात है वो क्या है, एक फिजिकल फैक्ट है। वेयर स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। सिंपल सी बात है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या इमोशन है, क्या आप में गुडविल है, बैडविल है ना, या इलविल है, ये सारा कुछ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड कर रहा है या स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग पे। फैक्ट शोइंग स्टेट ऑफ माइंड जैसे इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल are also relevant when such state of mind is in issue. It is not possible to prove state of mind of any person by the direct evidence. सिंपल सी बात है, हम लोग पहले भी बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि आप किसी के दिमाग में नहीं घुस सकते हैं। बस दो कंडीशन पे आप उसे पता कर सकते हैं। एक तो खुद वो बंदा आके कन्फेशन या एडमिशन कर ले ये मेरे दिमाग में चल रहा था, या तो डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। सो मोस्ट cogent evidence provided by the circumstantial evidence or the external or collateral fact, क्या उसके स्टेट ऑफ माइंड में चल रहा था, ये हमें या तो उसके द्वारा अगर कन्फेशन या एडमिशन किया जाता है, या तो दूसरी चीज़ ऑप्शन है वो है डिपेंड करता है पूरी तरह से सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है। वो गुस्सा में था, ये बात हमें कैसे पड़ी, घर में अपने हर टीवी को तोड़ रहा था, जहाँ उसने देखा मोबाइल उसको भी तोड़ दिया। तो उसका सर्कमस्टांशियल, उसका जो ओवर्ट एक्ट था ना, जो उसने एक्ट किया, उससे हमें उसके स्टेट ऑफ माइंड का पता चला। अ पर्सन स्टेटमेंट एंड एक्ट बिफोर और आफ्टर द फैक्ट इन इशू सप्लाई द डेटा फॉर इन्फ्रेंस टू मेंशन द गिल्टी नॉलेज। एक इंसिडेंट के बाद या उससे पहले के जो एक्ट है और उसका स्टेटमेंट है, उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या मालूम चल सकता है, हमें पता चल सकता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक है। इन क्रिमिनल केसेस मेंस रिया इज जनरली एन इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट। मेंस रिया क्या है, कोई आदमी बेमतलब में जाके किसी को चाकू से नहीं गोद देगा। आखिर उसका मोटिव क्या था, आखिर उसके दिमाग में गिल्टी इंटेंट क्या था। टू इस्टेब्लिश मेंस रिया प्रूफ ऑफ पार्टिकुलर इंटेंशन नॉलेज with which a particular criminal act is done is laid under section 14। कि ऐसा हुआ तो उसके अंदर इलविल था पहले से, ये आदमी मर गया, नेग्लिजेंस था, है ना। तो वो मेंसरिया में आपको आगे अगर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो मेंसरिया कितना इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार आईपीसी में इसको पढ़ लिया है। ओकेजनली इन सिविल केसेस आल्सो अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड इज इन डूइंग एन एक्ट इज रिलेवेंट एज इन एक्शन फाउंडेड ऑन फ्रॉड, slander, negligence, false imprisonment, malicious prosecution etc। वो चाहे सिविल लॉ की बात करें, इस पर क्रिमिनल लॉ में बहुत वाइडर सेंस में लिया जाता है इस चीज़ों को। अब आइए, क्रिमिनल में हमने इनके इलस्ट्रेशंस पे एक लंबा इलस्ट्रेशन आपको सेक्शन 14 में दिया गया है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे कि करके। Bear act the fact showing existence of a state of mind or bodily feeling. A explanation. A fact relevant as showing the existence of a relevant fact of mind must show that the state of mind exists, not generally but in reference to the particular matter in question। जो matter in question है, जिस बात के लिए बात हो रही है, उसके उस समय state of mind क्या था। But where upon the trial of a person accused an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant
within the meaning of this section the previous conviction of such person shall also be a relevant fact. अगर वो ट्रायल चल रहा है उस पर्सन का और प्रीवियस कमीशन में ऑफेंस रिलेवेंट, उसका जो प्रीवियस कमीशन है वो रिलेवेंट है, तो जितने बार भी उसने इसका प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन को समझते हैं। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड नोइंग देम टू बी स्टोलन। ऐसा नहीं था, उसने गुड फेथ में नहीं लिया, उसे पता था कि जो गुड्स हमें आ रहे हैं वो चोरी के हैं, उसने तब भी एक्सेप्ट किया। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट ही वाज इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। उसने एक घर से जो बरामद हुआ उसके यहाँ से वो एक स्टोलन आइटम। द फैक्ट एट द सेम टाइम ही वाज इन पोजीशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन आर्टिकल इज रिलेवेंट एज टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू each and all of the article of which he was in possession to be stolen। जब लेकिन रेड हुआ पुलिस का तो उसके घर से कई सारे सामान मिले जो कई दूसरे लोगों से चुराए गए थे। तो ये अब नहीं बोला जा सकता है कि उसे ये नहीं पता था कि ये बाकी चोरी की नहीं, ये बस चोरी का है। उसकी एक स्टेट ऑफ माइंड से पता चला कि वो चोरी के सामान को एक्सेप्ट करता है। सेकेंड में A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit coin at the time when he delivered he knew to be counterfeit। उसने जाली नोट या जाली सिक्का किसी को दिया और ये जानते हुए दिया कि वो जाली है। The fact that at the time of delivery A was possessed of number of other pieces of counterfeit is relevant। और ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है कि जब समय उसने जाली नोट जानते हुए कि जाली है किसी को दिया, उसके पास मौजूद कई और भी नोट या सिक्के जाली थे, ये रिलेवेंट हो जाता है। द फैक्ट दैट ए हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन एज जेन्यून ऑफ काउंटरफेट नोट नोइंग टू बी काउंटरफेट इज रिलेवेंट। और ये बात भी अब एक्सप्लेनेशन से उठा लेते हैं हम लोग, ये अब ये भी रिलेवेंट है कि इससे पहले सर इसका एक बार कन्विक्शन क्या हो चुका है, इसी केस में हो चुका, जाली नोट देने के लिए जेन्यून बोल के, लेकिन उसको पता था कि जाली है। देखिए क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि आपका गुड बिहेवियर, गुड कैरेक्टर तो रिलेवेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। कि आप जब देखिएगा बहस होता है कोर्ट पे तो ये बोला जाता है सर कि कोई भी बैड इंसिडेंट नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो कोर्ट चाहता है कि आपको, लेकिन बैड जो आपका कैरेक्टर अगर है किसी का तो उसे रिलेवेंट बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप सीधा नहीं बोल सकते इसने 4 हत्या किया तो विदाउट एनी प्रूफ और बोल रहे 5वां हत्या भी इसने नहीं किया, ऐसा नहीं होता कोर्ट में। अगर किसी ने 4 बार हाउस ब्रेक किया, 4 बार उसका कन्विक्शन हाउस ब्रेक में है, हाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एक नॉर्मल आदमी से, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ कि 5वां हाउस ब्रेक भी इसी ने किया। A sue B for the damage done by a dog of B's which he knew to be ferocious। अब ए ने बी को किस लिए स्यू किया कि बी का जो कुत्ता था वो फेरोशियस, कटाहा हो चुका था, काटने वाला हो चुका था। द फैक्ट दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बिटन XYZ एंड दे हैड मेड कंप्लेंट टू बी आर रिलेवेंट। अब ये बात, ये कुत्ते ने जो उसका डॉग था बी का XYZ इन तीनों लोगों को भी काटा था और तीनों लोगों ने बी को आके कंप्लेन भी दी थी, ये सारी बातें क्या हो जाएंगी, अब रिलेवेंट हो जाएंगी। द क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज नोन दैट द नेम ऑफ पेई वाज फिक्शियस। अब क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पैसे देने होते हैं, किसी को पैसे लेने होते हैं। जो आदमी वो एक्सेप्ट कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज और जिसमें पेई का नाम दिया हुआ है, उस जानता है कि ये फिक्शियस है, ये जो है वो बेसिकली अवेलेबल नहीं, हम दे रहे किसी को, वो जाएगा किसी के पास। द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड द अदर बिल्स ड्रॉन इन द सेम मैनर बिफोर दे कुड हैव बीन transmitted to him by the payee if the payee is relevant as showing that he know that the payee was a fictitious person। अब देखिए ये क्यों होता है, कई बार आप देखिएगा आर्टिफिशियल लोगों को, आर्टिफिशियल बिल्स, आप कंपनी से फ़ंड को ट्रांसमिट करना। जैसे अभी आरोप लगा आपको अश्नीश ग्रोवर पे कि उन्होंने उनकी जो वाइफ थी उन्होंने HR फर्म को जो फंड है 5 करोड़ 6 करोड़ का, वो वहाँ पे वो ऐसा काम किया ही नहीं, जिन्होंने कमीशन उनको जो दिया गया काम करने के लिए, वैसे लोग कभी जॉब में थे ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी उस नामों पे बिल काट देती है जो वहाँ एक्चुअली काम हुआ ही नहीं है। A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm the reputation of B। ठीक है, accused है B
इज एक्यूज ऑफ बी डिफेमिंग, बी को डिफेम कर रहा है बाय पब्लिशिंग ए कोटेशन इंटेंडिंग टू हार्म द बिल। द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय ए respecting B showing ill will on the part of A towards B is relevant as proving A's intention to harm B reputation by the particular publication in question। तो जो भी प्रीवियस पब्लिकेशन उसका होगा, चाहे उसमें इल विल हो चाहे गुड विल हो, सारा चीज़ क्या हो जाएगा, अब रिलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि अब जो केस चल रहा है ए और बी के बीच में, ए किस लिए एक्यूज किया है कि बी के खिलाफ उसने कुछ ऐसा छापा आपत्तिजनक जिसके बी के रिपुटेशन को बहुत धक्का लगा, है ना, यही मेन केस है। अब बी और ए के बीच में जो भी ए और बी ने जो भी चीज़ छापा है आजकल, जो भी पब्लिकेशन आज तक किया है, वो सारा रिलेवेंट हो जाएगा। द फैक्ट देयर वाज नो प्रीवियस क्वारल बिटवीन ए एंड बी एंड ए रिपीटेड द मैटर कंप्लेंट ऑफ एज ही हर्ड इट आर रिलेवेंट एज शोइंग ए डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द रिपुटेशन ऑफ बी। अब ये भी है, मान लीजिए मेरा उस न्यूज़पेपर वाले से कोई पर्सनल झगड़ा तो था नहीं, या कभी ऐसा झगड़ा हुआ भी नहीं, तो इस चीज़ को हम रिलेवेंट दिखा सकते हैं। सर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो मुझे ज्ञात हुआ, जो नॉलेज हुआ, मैंने उस हिसाब से पब्लिकेशन किया। A is sued by the B for fraudulently representing B to C that C was solvent, whereby B being induced to trust C who was insolvent suffered loss। A is sued by the B, है ना, क्यों भाई, तो B ने क्या किया कि उसने बोला कि C है जो सही है, सॉल्वेंट है, वो इंसॉल्वेंट नहीं है। whereby B being induced to trust C who was solvent suffered loss। ठीक है, अब उसने तो उस पर ट्रस्ट कर लिया, लेकिन सी निकला क्या, उसका तो दिवाला निकल चुका था, तो सी जो है इंसॉल्वेंट है। द फैक्ट दैट एट अ टाइम व्हेन ए रिप्रेजेंटेड सी to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbor and the person dealing with him is relevant as showing that A made his representation in good faith। अब ऐसा नहीं था कि A ने कोई इलविल किया, क्यों, क्योंकि उस समय सब लोग जानते थे कि C इज़ अ सॉल्वेंट पर्सन। कैसे, उसके आसपास के लोग, उसके नेबरहुड में उसके साथ काम करने वाले लोग सब ये समझ रहे थे कि सी इज़ अ सॉल्वेंट। तो ये भी क्या समझेगा, सी इज़ अ सॉल्वेंट, वो तो भगवान है नहीं कि वो जानेगा कि वो बी कि सी कब इंसॉल्वेंट हो गया। तो इस वो अब ये फैक्टर रिलेवेंट हो जाएगा जब ये ट्रायल होगा, जब बी ने ए को स्यू कर दिया है डैमेजेस के लिए, तो कोर्ट में ये बोलेगा कि इस समय जिस समय ये केस हुआ सर, तो एवरीवन नोज दैट द सी वाज अ सॉल्वेंट, उसी तरह से मैं भी जानता था कि सी सॉल्वेंट है। तो वो क्या हो गया, एक रिलेवेंट। ए इज स्यूड बाय बी फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय बी अपन अ हाउस विच ए इज द ओनर बाय द ऑर्डर ऑफ सी। ठीक है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ए एक्यूज्ड है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का विच ही हैड फाउंड, एंड क्वेश्चन इज वेदर व्हेन ही एप्रोप्रिएटेड इट ही बिलीव्ड इन गुड फेथ एंड द रियल ओनर कुड नॉट बी फाउंड। ये इसने गुड फेथ में किया, उस समय रियल ओनर फाउंड नहीं किया। द फैक्ट दैट अ पब्लिक नोटिस ऑफ द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी हैड बीन गिवन इन द प्लेस वेयर ए वाज इज रिलेवेंट एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इन गुड फेथ believe that the real owner of the property could not be found। The fact that A knew or had reason to believe that was notice was given fraudulently by C who had heard of the loss of the property and wished to set up a false claim to it is relevant as showing that the fact that A knew the notice did not disapprove A's good faith। अब इसमें है कि A ने प्रॉपर्टी डिसअप्रोप्रिएशन किया, मिसअप्रोप्रिएशन किया, लेकिन ये भी फैक्ट है कि इसने नोटिस फ्रॉडेंटली दिया थी को या नहीं दिया, इसने नोटिस लगाया कि नहीं लगाया, ओनर उसको मिला कि नहीं, ये सारा कुछ रिलेवेंट हो जाएगा। ए इज चार्ज शूटिंग एट बी विथ इंटेंट टू किल हिम। इस पे क्या चार्ज लगा, आप बी पे उसने इंटेंशनली फायरिंग की। इन ऑर्डर टू शो एज इंटेंट द फैक्ट दैट एज प्रीवियसली एंड शॉट एट बी मे प्रूव, उसने इससे पहले भी उस पर अटेम्प्ट लिया था, इस बात को हम प्रूफ में दे सकते हैं। ए इज चार्ज विथ सेंडिंग थ्रेटनिंग लेटर्स टू बी, उस पर उसको धमकी भरे पत्र भेजने के लिए आरोपित है। द थ्रेटनिंग लेटर्स प्रीवियसली सेंट बाई ए टू बी मे बी प्रूव्ड एज शोइंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टी। लगातार ये धमकी क्यों दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एविडेंस एक्ट। The question whether A has been guilty of cruelty towards B, his wife, ये question है। The question is whether A's death was caused by poison। So statement made by A during his illness as to his symptom are relevant fact। अब ये poison पीने के बाद किसी को 10 बार उल्टी होता है, आँख काले हो जाते हैं, चेहरा ब्लैक हो जाता है, तो जो सिम्टम था
आफ्टर द टेकिंग द पॉइजन वो क्या किया, उससे दोनों में मिल खाया, तो आर रिलेवेंट फैक्ट. The question is what the statement of A health at the time when his assurance of his life was affected. A statement by A as to the state of his health or near the time in question are relevant fact. Simple सा है. ASUB for negligence in providing him with a carriage for hire not reasonably fit for use whereby A was injured. अब A ने किसी कैरेज को मंगवाया, मान लीजिए गाड़ी को मंगवाया, लेकिन ऐसी गाड़ी भेज दिया जिसकी वजह से गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उसमें वो भी इंजर्ड हो गया. द फैक्ट दैट बीज इंटेंशन वाज ड्रॉन ऑन अदर ओकेशन टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर गैरेज इज रिलेवेंट. अब ये फैक्ट है कि बीज का इंटेंशन उसके कई बार उस गाड़ी पे दिलवाई गई थी सर कि गाड़ी को आप बनवा लो नहीं तो भविष्य में एक एक्सीडेंट हो जाएगा. तो ये क्या हो गया जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा. क्या है कि ए तो अब डैमेज वसूलने के चक्कर में है उसके अपनी इंजरी के लिए. अब उस डैमेज के लिए उसे कोई पॉइंट तो चाहिए ना. ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड. ठीक है. ए इज ट्राइड फॉर अ क्राइम. द फैक्ट दैट सेट समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पार्टिकुलर क्राइम इज रिलेवेंट. जो भी स्टेटमेंट होगा उस तरह से उसके इंटेंशन वो सारा कुछ रिलेवेंट हो जाएगा. द फैक्ट दैट ही सेट समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजिशन टू कमिट क्राइम ऑफ दैट क्लास इज irrelevant. The fact that A on other occasion shot B as showing his intention to shoot B. The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder them is irrelevant.